कहानी है बिहार के पटना की, जहां हर कोई अपने पेट पालने के लिए कुछ न कुछ मेहनत करता था। कोई खेतों में काम करता था, कोई शहर जाकर नौकरी करता था, तो कोई बाजार के चौक में तरह तरह के खाने के ठेले लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। उसी गांव के एक कोने में सुबोध नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था। सुबोध गांव से काम की तलाश में पटना आया था, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी, क्योंकि वह एक जमींदार के धान के खेत में मजदूरी करता था। एक दिन जब सुबोध थका हारा काम से घर लौटा, उसके चेहरे पर थकान साफ छलक रही थी। जैसे ही वो आंगन में बैठा, उसकी पत्नी ही चिंतित आवाज में बोली, अजी सुनते हो, आजकल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपकी इतनी कम कमाई से अब घर चलाना मुश्किल हो रहा है, और ऊपर से घर का किराया भी बाकी है। अच्छा हुआ कि मकान मालिक अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने हमें थोड़ा समय दे दिया है। हाँ सुनीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। महंगाई तो आसमान छू रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे खेती के अलावा और कुछ आता भी तो नहीं है। क्यों ना हम अपना कोई छोटा सा काम शुरू करें? मैंने देखा है कि बाजार के चौक में बहुत से लोग खाने के ठेले लगाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। अगर हम भी कोई ठेला लगाकर कुछ बेचे तो शायद हमारी हालत सुधर जाए। तुम्हारी बात तो सही है ही ना, लेकिन हम बेचेंगे क्या? वहां तो पहले से ही चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, झींगा बिरयानी, मटन चूस्ता, मकई चाट सब कुछ बिक रहा है। हम ऐसा क्या बेचेंगे जो लोगों को पसंद आए? सुनीता भी सोच में पड़ गई। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और वो उत्साह से बोली, अरे क्यों ना हम कुछ अलग बेचना शुरू करें, जैसे हम कोई वेज आइटम बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि बाजार में वेज आइटम बहुत कम है। इसी कारण लोग बस चिकन मटन खाकर तंग आ चुके होंगे। इस कारण हमारी बिक्री भी अच्छा खासा हो जाएगा। अरे सुनीता, ये तो बढ़िया आइडिया है। और हम वेज आइटम में क्या ही बेचेंगे जो हमारे बजट में आ जाएगा? पनीर तो थोड़े दिनों में सुनार के दुकान में बिकने लगेगा। क्या ही बेच सकते हैं हम, जिससे हमारा बचत भी हो जाए और हमारा मुनाफा भी निकल जाए। सुनीता थोड़ी देर सोचने लगी, फिर बोली, अरे क्यों ना हम बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा बेचे, जिसमें खर्चा भी कम लगेगा और ऊपर से सबको बिहार का स्वाद भी मिल जाएगा और कम पैसों में भरपेट खाना भी मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता। आप उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं सुबह सुबह खाना बनाकर तैयार कर दूंगी और आपको बस उसे बाजार में जाकर बेचना होगा। अरे वाह सुनीता, तुम तो छुपा रुस्तम निकली। क्या बेहतरीन सुझाव दिया है तुमने। बस भोलेनाथ की कृपा से हमारा यह सुझाव चल जाए। ठीक है जी, आप एक काम करो, अभी आप बाजार जाके सारे सामान जैसे कि अरहर दाल 1 किलो, कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, सरसों का तेल, आलू 1 किलो, लहसुन, जीरा, गोईठा सब ले आइए। मैं अभी बनाकर आपको चखाऊंगी, फिर आप बताना कि बेचने लायक है कि नहीं। ठीक है, मैं अभी के अभी जाकर सारा सामान लेकर आ जाता हूँ। बस यूं गया और यूं आया। तभी सुबोध बाजार के लिए निकल जाता है और सारा सामान लेकर घर जाने लगता है। और घर पहुंचते ही सुनीता बोलने लगती है, अरे तुम आ गए, पूरा सामान तो ले आए ना, या कुछ छूट गया? हाँ सुनीता, मैं याद से सारा सामान ले आया हूँ। पर सुनीता, तुम मुझे ये बताओ कि बेचेंगे किसमें? हमारे पास ना कोई ठेला है, ना कोई ढाबा। हम बेचेंगे तो बेचेंगे किसमें? ये तो सोचने वाली बात है। अरे क्यों ना आप सरपंच की मदद लें। मैंने आस पड़ोस से सुना था कि वो सबकी मदद करते हैं।
मुझे यकीन है कि वो हमारी भी मदद जरूर करेंगे। ठीक है सुनीता, मैं अभी के अभी सरपंच के यहाँ जाकर मदद मांगता हूँ। तभी सुबोध सरपंच के यहाँ निकल जाता है और सरपंच के घर पर पहुंचते ही बताने लगता है। अरे सरपंच जी, मैं हूँ सुबोध। मुझे आपकी मदद चाहिए। सरपंच जी। अरे ठहरो ठहरो सुबोध, ऐसा क्या हो गया जिसमें बस मैं ही मदद कर सकता हूँ? सरपंच जी, दरअसल मैं अभी नया कारोबार शुरू करने वाला हूँ और मुझे उसके लिए एक ठेले की सख्त ज़रूरत है, और ऊपर से मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप सबकी मदद करते हो, और हाँ सरपंच जी, अगर आप भाड़े पर दोगे तो भी मुझे मंजूर है, और हर महीने के अंत में आपको पैसा दे दिया करूंगा। अरे अरे सुबोध बेटा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तुझे तो पता ही है अपने पास अंधा पैसा है। और रही बात ठेले की, वो तो मेरे पास बहुत सालों से पड़ा है, और ऊपर से मेरे किसी काम का ही नहीं है। ये अच्छा रहेगा कि किसी की मदद हो जाए और तुम्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जाओ, बाहर एक ठेला है, उसको ले जाओ। तभी सुबोध ठेला लेकर घर जाने लगता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि उसकी पत्नी ही उसके इंतजार में बाहर खड़ी थी। तभी सुबोध को देखकर सुनीता, अरे तुम आ गए, और तुम्हारी खुशी को देखकर लग रहा है कि तुम्हें ठेला मिल गया। हाँ सुनीता, तुमने सही कहा। सरपंच जी बहुत दयालु निकले, बिना कोई लिहाज के ठेला दे दिया, और ये भी बोला कि इसके पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये तो खुशी की बात है। चलो चलो, अब मैं तुम्हें मेरे हाथ का बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा खिलाती हूँ फटाफट। तभी सुनीता लिट्टी चोखा बनाने लगती है, और बनाने के बाद सुबोध को खाने के लिए दे देती है। सुबोध बड़े मजे से खाने लगता है और खाने के बाद कहता है, अरे वाह 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 सुनीता, तुमने तो कमाल कर दिया। क्या लजीज लिट्टी चोखा है। मेरी माँ का स्वाद याद आ गया। वाह वाह वाह, कल से पक्का मैं यही बेचना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह सुबोध अपना लिट्टी चोखा का ठेला लेकर बाजार के कोने में लगा देता है और जोर जोर से कहने लगता है, आवा भाई, सुबोध के लिट्टी चोखा खावा और मस्त हो जावा। एक बार खाओगे तो बिहारी बन के जाओगे। भैया हो या भाभी, जीजा हो या साली, सब लोग आवा लिट्टी चोखा खा के जावा। ऐसन स्वाद कतई ना पैबा। तभी उसकी आवाज सुनकर दो आदमी उसके ठेले के पास आते हैं और कहने लगते हैं, बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा भुजिया। हाँ भाई हाँ, तुम लोगों ने सही सुना। एक बार खाकर तो देखो, चिकन और मटन भूल जाओगे। अरे वाह सुबोध भैया, आपने तो लिट्टी चोखा का ठेला लगाकर बहुत मेहरबानी की, क्योंकि हम हर रोज बस चिकन मटन और ऊपर से शाकाहारी लोगों के लिए उतना कुछ खाने की चीज ही नहीं था। अच्छा हुआ आपने लगा दिया। वैसे एक प्लेट कितने का है? मात्र 40 रुपये भैया। एक प्लेट में 4 लिट्टी और अनलिमिटेड चोखा। आपका पूरा पेट भर जाएगा। आप एक बार खाओगे तो आपको पूरा बिहार का स्वाद मिल जाएगा और बार बार आओगे। ठीक है सुबोध भैया, तुम इतना ही कह रहे हो तो हम दोनों को एक एक प्लेट खिला दो। तभी सुबोध दोनों को एक एक प्लेट दे देता है और खाते ही दोनों बड़े मजे से खाने लगते हैं और खाने के बाद कहने लगते हैं, अरे वाह 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 वाह, क्या स्वाद है। ओहो, मजा ही आ गया। वो लिट्टी के अंदर भरा हुआ सत्तू, वाह वाह वाह, और चोखा, उसका तो स्वाद ही बेमिसाल है। सुबोध भैया, आपने तो मुझे तृप्त कर दिया। इतना बेहतरीन खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया था, और ऊपर से हमारे घर में कभी ऐसा स्वाद नहीं मिला। वाह सुबोध भैया, आपको हम मान गए।
मैंने बताया था ना, एक बार खाओगे तो यादों में घूमते रह जाओगे। और हाँ, और सब गांव वालों को मेरे लिट्टी चोखा के बारे में बताना मत भूलना। तभी थोड़ी देर में देखते ही देखते सुबोध के ठेले के यहाँ बहुत भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते उसका पूरा खाना खत्म हो जाता है और सुबोध खुश होकर घर लौट जाता है। और उसे देखकर उसकी पत्नी सीता कहती है, अरे क्या हुआ जी, आप इतना जल्दी क्यों आ गए? कुछ हुआ है क्या? अरे सीता, ये सब बस तुम्हारे हाथ के जादू से मुमकिन हुआ है। मेरा पूरा लिट्टी चोखा बस आधे घंटे में खत्म हो गया और सबको बहुत पसंद आया और बहुत लोग खाली पेट घर चले गए। कल से हमें ज्यादा बनाना पड़ेगा। हाँ मैं तुम्हारी खुशी भी देख रहा हूँ और पैसा भी। बस भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छा चले और कुछ नहीं। हर हर महादेव। ऐसे ही करते करते 3 से 4 दिन बीत जाता और सुबोध की आमदनी भी अच्छी खासी हो गई थी। और उसी शाम को वो मकान मालिक के पास जाकर सारा पैसा दे देता है। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत जाता है और सुबोध की दुकान अच्छा खासा कमाने लगी थी। उसके कारण आसपास के नॉनवेज के ठेला के पास कोई नहीं आ रहा था, बस उनका नुकसान हो रहा था। तभी सुखिया नाम का आदमी घर बैठे बैठे सोचता है, अरे अरे, ये सुबोध ने तो हद कर दी। इसके कारण हमारे ठेले के पास कोई आ ही नहीं रहा। लगता है सुबोध को घुटनों पे लाना पड़ेगा। रुक बेटा, मेरे से पंगा लेगा ना तू, तुझे दिखाता हूं। एक काम करता हूं, क्यों ना मैं रात को जाकर उसका ठेला जला दूं। इस तरह ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी और सुबोध का घोप घोप हो जाएगा। तभी रात को सुखिया सुबोध के ठेले के पास आता है और ठेले पर आग लगा देता है। फिर कहता है, सुबोध लाडले में आओ, धप धप धप। मेरे से पंगा पड़ेगा महंगा बाबू, सुबोध समझा ना। अगली सुबह जब सुबोध ठेला लेने के लिए ठेले के पास जाता है, तब वो जोर जोर से कहने लगता है, हे प्रभु हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मेरा ठेला जल गया। ये तो मोए मोए हो गया। मेरा एक ही जरिया था कमाने का। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं मैं, और मैं अपना घर कैसे पालूं? ये बोलकर सुबोध उदास मन से घर चला गया। घर जाते ही सुनीता कहती है, अरे क्या हो गया तुम्हें, इतना उदास क्यों हो? कुछ हुआ है? क्या रेहिना, तुम्हें क्या ही बताऊं, ये बहुत बुरी खबर है। अरे लोगों को किसी की तरक्की नहीं देखी जाती। बहुत लालची लोग के आसपास रह रहे हैं हम। कोई भला ऐसा करता है? सुबोध सारी बात सुनीता को बताता है। आप काम करो जी, आप सरपंच के पास जाओ, क्योंकि अभी वही हमें उपाय दिखाएंगे। ठीक है सुनीता, मैं अभी के अभी सरपंच के पास जाता हूँ। तभी सुबोध सरपंच के पास जाता है और सरपंच के पास जाते ही कहने लगता है, अरे सरपंच जी, घोर अनर्थ हो गया। अरे सुबोध लाडले, धीरे बाबू धीरे, ऐसा क्या हो गया? और तुम इतना उदास क्यों हो गए हो? अरे सरपंच जी, मैं क्या ही बताऊं। तभी सुबोध सरपंच को सारी बात बताता है और उसकी बात सुनने के बाद सरपंच, अरे अरे सुबोध, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, पर तू चिंता मत कर सुबोध लाडले। जिसने तेरा घोप घोप किया है, मैं उसका ऐसा घोप घोप करेंगे कि वो घोप घोप करना ही भूल जाएगा। तुम एक काम करो, मेरे पास थोड़ा पैसा है, उसको ले जाओ और एक नया ठेना खरीदो और वापस से दुकान लगाओ। उसके बाद मुझे पता है कि जिसने भी ये काम किया होगा वो कल तुम्हारा नया ठेला देख के वापस जरूर आए। तब हम सब दबोच लेंगे उसे। धन्यवाद सरपंच जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तभी सुबोध नया ठेला लेकर उसी बाजार के चौराहे पर अपना ठेला लगाकर बेचना शुरू कर दिया
और देखते ही देखते उसके यहाँ भीड़ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ सुखिया के ठेले के पास कोई नहीं आ रहा था। तभी उसका एक पुराना ग्राहक वहां से जा रहा था। तभी सुखिया उसे बुलाता है और कहने लगता है, अरे भाई, तुम तो मेरे लोस के ग्राहक हो। आज क्यों नहीं आए मेरे पास? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? अरे सुखिया भैया, वो क्या है कि मैं आजकल सुबोध के बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा खाने जाता हूँ और अभी अभी मैं वहीं से खाकर आ रहा हूँ। ये बोलकर वो वहां से चला गया। और तभी सुखिया सोचने लगता है, असंभव। अरे ये कैसे हो गया? मैंने तो खुद उसके ठेले पर आग लगाई थी और ये अचानक से नया ठेला कहां से आ गया? कोई बात नहीं, आज रात को फिर से जाकर उसके ठेले पर आग लगा दूंगा। उसी रात को जब सब सो जाते हैं, तभी वापस सुखिया सुबोध के ठेले के पास आ जाता है। और जैसे ही सुखिया ठेले पर आग लगाने वाला था, तभी सरपंच और गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और सुखिया को देखकर कहने लगते हैं, अच्छा बेटे सुखिया, तो ये सब तुम्हारा किया कराया है। और तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? अगर कोई अपने पैर पर खड़ा हो रहा है, उसने ना कुछ तुम्हारा बिगाड़ा ना वो तुम्हें जानता है, फिर भी तुमने ये क्यों किया? अरे सरपंच जी और गांव वालों, आप सब यहां मुझे माफ कर दीजिए साहब। मैं ये सब बस लालच में आकर कर बैठा। सुबोध के वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया था, इसी कारण मुझे ये चुनना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं यह हरकत दोबारा नहीं करूंगा। मुझे कृपया करके सब माफ कर दीजिए। माफी वो तो तुम्हें नहीं मिलने वाली, और तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद तुम कोई ठेला इस गांव में नहीं लगाओगे, और अगर भी तुम्हें लगाना है तो तुम्हें दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, समझे? और मेरे पास दूसरा विकल्प भी है जो सीधा पुलिस स्टेशन पे लेके चला जाता है। नहीं सरपंच जी, मुझे पहला शर्त मंजूर है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ये गलती मुझसे दोबारा नहीं होगा।